ईएलपी बता दो एक बार पहले सर, इसकी कोलिजन की अपनी 1 और 2। तो कोलिजन की ईएलपी नंबर 1, इसमें ईएलपी 1 में क्वेश्चन 6 तक कोई डाउट नहीं। हाँ बेटा। आज एक धातु की गेंद दीवार से टकराती है और वापस नहीं आती, जबकि समान द्रव्यमान की रबर की गेंद दीवार से टकराकर उसी वेग से वापस आ जाती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि हम एनएलएम में मक्कारी कर लिए। न्यूटन्स लॉ में हमने बात की थी कि जब कोई m द्रव्यमान की गेंद v वेग से जाकर दीवार से टकराकर विराम पर आ जाती है, और एक गेंद m द्रव्यमान की v वेग से जाकर जब टकराकर उसी समान वेग से वापस आती है, इसके संवेग में परिवर्तन, इसके संवेग में परिवर्तन यही पूछना चाह रहा है कि किसमें संवेग में परिवर्तन अधिक हुआ है। अरे बोलो। रबर की गेंद में। इसके अलावा 6 तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 तक बोलो। 8, सीधी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में पिंडों का सापेक्षिक वेग टक्कर के पहले और टक्कर के बाद बराबर होता है। E बराबर 1। ऊपर क्या होता है? क्या? तो सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर होगा। पूर्ण प्रत्यास्थ है ना बेटा? पूर्ण प्रत्यास्थ है तो हमने बात की थी V2 माइनस V1 बराबर U1 माइनस U2। और V2 माइनस V1 क्या है? टक्कर के बाद दूर जाने का सापेक्षिक वेग। और U1 माइनस U2 क्या है? टक्कर के पहले पास आने का वेग। इसके बाद सवाल नंबर 12 तक में बोलो। नहीं। ELP2, ELP2 का पहला। ELP1 का 12 हो गया। चलिए तो ELP2 की बात कर लेते हैं। एक समान आकार की 6 स्टील गेंदें एक लंबे सीधे घर्षण रहित खांचे में पंक्तिबद्ध रखी हुई है, और खांचे में v गति के साथ चलने वाली दो समान गेंदें सबसे बाईं और इस पंक्ति से टकराती है। फिर ऑप्शंस में अपने को यहां पर दिखाया है सभी गेंदें चलना शुरू करने की नहीं। टक्कर कैसी है? शुरू में विराम पर सभी 6 गेंदें v/6 से गति करेंगी, आगे बढ़ेंगी। दो गेंदें, दो समान गेंदें जो टकराने जा रही हैं वो विराम में आ रहेंगी। अंतिम छोर से दो गेंदें v के साथ आगे बढ़ेंगी। हाँ, इसमें लिखा होना चाहिए यार, इसमें सभी टक्करें प्रत्यास्थ है, ये लाइन लिख लो इसमें। सभी टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ हैं। सभी टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ हैं। तो अभी इसको प्रॉपरली अपन सोच सकते हैं। देख लीजिएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 और इधर से आई, ये दोनों वी वेग से। हमने ये देखा है कि अगर पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्करें द्रव्यमान समान है तो वेग आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो क्या होगा कि इनको कुछ ऐसा सोचेंगे कि ये दो गेंदें दो अलग ना होकर एक ही मान लो।
तो जब यहां पर ये और ये आपस में इंटरेक्ट करती नजर आएंगी तो क्या होगा, ये भी 2m द्रव्यमान, ये भी 2m द्रव्यमान, और ये अगर यहाँ विवेक से गतिशील है तो ये अपना वेग इसको दे देंगे, यानी ये दोनों गेंदें उसकी जगह विवेक से गति करने लगेंगी और ये वाली गेंदें रेस्ट पर आ जाएंगी। परंतु इनके पास अब संकट क्या है कि इनको चलने का मौका मिलेगा ही नहीं, उसके पहले इनके आगे फिर से इनको क्या मिल जाएंगी, ये दो गेंदें। तो तुरंत ये टकरा कर और तुरंत अपना समय किसको स्थानांतरित कर देंगी आगे, और ये कहां आ जाएगा, और ये गेंदें तुरंत अगले दो गेंदों को अपना वेग दे देंगी और ये वापस से कहां आ जाएगा, जीरो। तो अंत में क्या हो जाएगा, अंत में परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये दो गेंदें, मतलब ये वाली दो गेंदें यहां आ गई, ये वाली दो गेंदें यहां आ गई, और ये वाली दो गेंदें यहां आ गई, और ये वाली दो गेंदें आगे यहां पर किसी भी वेग से जाने लग जाएंगी। यानी पहले भी 6 विराम पर थी, अभी भी 6, और उसके बाद ये दो गेंदें यहां से आगे चली जाने लगेंगी, वो भी बिल्कुल समान वेग से। क्वेश्चन नंबर 2, 3। कल ही किया था, कल अपना तिर्यक टक्कर का दूसरा सवाल कर ले, नोट्स में देख लेना, तिर्यक टक्कर का दूसरा सवाल। डेटा थोड़ा बहुत अलग है, हल्का सा, बाकी सेम टू सेम वैसी ही बातें हैं। द्रव्यमान भी मेरे हिसाब से शायद दूसरे समान द्रव्यमान के साथ एम एम सेम है, अपन अपने सवाल में एक एम था, टिक 2m था, कोई दिक्कत नहीं, वो तो खैर उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चौथा, पांचवा, पांचवा, पांचवे में कहा है एक गेंद को ऊंचाई h से गिराया जाता है, फर्श से उछलती है, फर्श से टकराने से ठीक पहले की तुलना में इसकी गति फर्श से टकराने के ठीक पहले की तुलना में 80% है। यानी कुछ ऐसी बात हो गई यहां पर, टक्कर के पहले का वेग u और टक्कर के बाद का वेग u का 80%। और हम क्या जानते हैं कि अगर यहां पर प्रत्यास्थता गुणांक e है तो टक्कर के बाद का वेग क्या होना चाहिए, eu। u से u काट देंगे, e का मान 4/5। पूछ क्या रही है, ठीक है। तो ऊंचाई अगर ये पूछना चाह रहा है तो लिख सकते हैं, ई आ गया ना तो अपना h1 बराबर ई स्क्वायर यानी 16/25h, और 16/25 कितना हो जाएगा, 0.64h। पांचवे में तीसरा सही है। 10 तक बताओ कोई भी। हाँ, 9, 9 में अपने को बोला है एक गेंद 45 डिग्री पर एक क्षैतिज तल से टकराती है और इसकी गतिज ऊर्जा में 25% टकराव में खो जाता है, प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करो। चलिए हम यहां पर प्रत्यास्थता गुणांक की बात कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा, यहां पर अंतिम गतिज ऊर्जा क्या लिख दूं मैं, तो मैं लिख सकता हूं कि अंतिम गतिज ऊर्जा यानी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 खो गई तो 75/100 हाफ एम यू स्क्वायर। तो मैं यहां से क्या लिख लेता हूं, हाफ एम से हाफ एम काट दिया तो v बराबर √3/2 यू। नहीं, ये सही है यहां तक, तो यहां से v अपन ने लिख दिया √3/2 यू।
इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि मुझे पता क्या करना है, प्रत्यावस्थान गुणांक ज्ञात करना है। तो ठीक है, मैं इस घटक को क्या लिख दूंगा बेटा, u cos 45 u बाय √2, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, u बाय √2। और इसका ये घटक, मुझे ये कोण क्या मानना है, 5, तो इस घटक को क्या लिख दूंगा मैं, √3/2u साइन 5, और ये घटक क्या हो जाएगा, √3/2u कॉस 5। हमें यहां पर क्या चाहिए यार, ई चाहिए। तो क्षैतिज वेग समान कर ले, देखते हैं उससे क्या निकलता है। क्षैतिज वेग को हम यहां से लिखते हैं √3/2u साइन 5 इज इक्वल्स टू u/√2। और इसको सॉल्व अगर करें थोड़ा बहुत भी, तो साइन 5 का मान जो आ जाएगा, वो साइन 5 का मान आ जाएगा √2/√3। इसके बाद हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर के लिए अपन यहां पर लिख देंगे सबसे पहले तो ये ऊपर जाता जो वेग है, √3/2u cos 5 इज इक्वल्स टू ई इंटू u/√2। आने वाले वेग से ई गुणा कर दिया। वापस u से u काटकर मैं cos 5 की वैल्यू निकाल लेता हूं, और cos 5 की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा शायद कुछ ऐसा। तो ये √2/3 और e, ठीक है, और दोनों का स्क्वायर करके क्या कर दें, ऐड कर दें। तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 बराबर 1, और इस इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 2/3 प्लस 2/3 ई स्क्वायर। तो ये 1 बराबर 2/3 1 प्लस ई स्क्वायर, तो 3/2 ई स्क्वायर 1/2 1/√2 आना चाहिए, है ना। इसका कोई और तरीका, गतिज ऊर्जा से डायरेक्टली नहीं होगा। यही करना पड़ेगा, या तो फिर वो फॉर्मूले याद रखो, फिर वो टेन फाइव बराबर टेन थीटा बटे ई, और दूसरा अपना v बराबर, जो लिखते थे ना, v बराबर u √cos²5 नहीं cos²थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर, नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर cos² थीटा। ऐसे ही करो, और कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन 10, 11 हो जाएगा। 11वां, एक गेंद को जमीन से ऊर्ध्वाधर थीटा कोण पर v वेग से के साथ जमीन से ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर v वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। यह अपने रास्ते पर एक ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ, चलो इसकी बातें कुछ अपन पढ़ेंगे आज, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इससे रिलेटेड एक आध सवाल बाकी है तो उसको देख लेंगे।
या मैं एक बार बता तो सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर प्रक्षेपित कर दिया अपन ने, और रास्ते में एक दीवार के साथ प्रत्यास्थ टक्कर करता, तो मान लिया ये इसका सामान्य प्रक्षेप्य है इस पथ पर, इस तरीके से ये चलकर कहीं धरातल पर गिरेगा, और उड़ान का कुल समय यहां पर ये पूछना चाह रहा है। तो गौर से देखिएगा, मान लो मैं कहीं भी दीवार लगा देता हूं, मान लो मैंने दीवार लगा दी यहां पर, इस जगह ये दीवार हो गई, और गौर से सुनिएगा इस बात को कि यहां पर ये उड़ान का कुल समय किस चीज पर निर्भर करता है, कितनी देर ये हवा में रहेंगी, कितनी देर बाद ये धरातल पर आएंगी, ये सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ इस ऊर्ध्वाधर वेग के साथ निर्भर करती है, और उस ऊर्ध्वाधर वेग के साथ ही ये वापस धरातल पर पहुंचती है। क्षैतिज में कितना चला है, परास कितनी है, उस परास को यहां पर ऊर्ध्वाधर वेग से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए कुल मिलाकर यहां पर अपना ऊर्ध्वाधर वेग ही ध्यान देने योग्य बात है। अब मैं आपको लेकर आता हूं इस बात पर कि मान लेता हूं जब ये यहां से प्रक्षेप चला चला चला, यहां तक आते 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 इसके पास एक वेग होगा, कौन सा, क्षैतिज, कौन सा, एक वेग हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग, अगर ये कोण थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यू कॉस थीटा, तो ये वाले को क्या लिख सकता हूं, यू साइन थीटा। हाँ, अब कलवान पढ़ भी लिया कर। एक गेंद को फेंका जमीन से है, और कोण ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कोण थीटा पर है, फेंका कहां से, और कोण कहां से है, ऊर्ध्वाधर से, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर बात क्या बनती है कि अगर ऐसी परिस्थिति है, ये यू साइन थीटा है, ये यू कॉस थीटा है, और ये चलेगा यहां पर, क्षैतिज वेग समान रहेगा, ऊर्ध्वाधर वेग मान लो किसी टी समय बाद ये दीवार आई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये यू कॉस थीटा माइनस जी, है ना, ये इसका ऊर्ध्वाधर वेग हो जाएगा। अब बात क्या आ जाएगी, हमें यहां पर पता करना है कि इसका जो वापस जमीन पर गिरने का कुल उड़ान का समय है वो कितना है, वो परिवर्तित होगा या नहीं होगा। तो अब हम जानते हैं कि टक्कर से जो जो भी हमने अभी क्वेश्चन किए थे कि जो भी यहां पर दीवार है या जो भी धरातल है उसके अनुदिश कोई परिवर्तन नहीं होगा, टक्कर से जो यहां पर दीवार या धरातल के लंबवत वाला घटक है वो परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, टक्कर के बाद वाला जो ये घटक है, क्षैतिज घटक, ये बदलकर क्या हो जाएगा, ई यू साइन थीटा, अगर यहां पर ई कुछ है भी सही तो। और बात क्या है, यहां पर जो ये ऊर्ध्वाधर घटक है, इस ऊर्ध्वाधर घटक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये अभी भी क्या रहेगा, यू कॉस थीटा माइनस जी। टक्कर कैसी भी हो, अगर परिवर्तन होना है तो किस घटक में होना है, जो यहां पर अभिलंब के अनुदिश वाली दिशा है, और इस दीवार के समानांतर दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस वजह से जब ये वाला कोण बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, तो जिस तरीके से ये क्षैतिज से थीटा या फाई कोण पर जा रहा था, अभी भी क्षैतिज से फाई कोण पर उधर जाकर जब ये गिरेगा उसके बजाय ये यहां जाकर गिरेगा, यानी ये दीवार क्या बन जाएगी, एक दर्पण, और उस दर्पण के उधर जो चीज जैसी गिरती वैसी की वैसी चीज किधर गिर जाएगी, पहले, ठीक है बात। और यहां पर, यहां से यहां में ये जितना चलेगा, इसको बोल दूं मैं एक्स, तो यहां से यहां में ये दूरी उतनी नहीं चलेगा। अगर यहां ई वन हुआ तो दूरी भी सेम रहेगी, ई अगर वन से कम हुआ तो दूरी कम होती जाएगी, परंतु ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या चलना है बेटा, सेम, ऊर्ध्वाधर वाला वेग भी क्या है, सेम, तो यहां से यहां गिरने में समय भी कितना लगेगा, सेम, यानी यहां से यहां तक का अगर समय t1 है, यहां से यहां तक का समय t2 है, और हम जानते हैं t1 प्लस t2 बराबर क्या है, तो यहां से यहां तक आने का जो समय है वो t1 तो रहा ही, यहां से जाने का समय वापस से कितना ही मिलेगा, t2, यानी कुल इसका उड्डयन काल t1 प्लस t2 किसके बराबर मिलेगा, t के बराबर ही मिलेगा। और ये t कितना होता है, 2, और ऊर्ध्वाधर वेग, तो u cos थीटा बाई जी। प्रत्यास्थ टक्कर है तो रिट्रेस, रिट्रेस तो तब करेगा बेटा जब बिल्कुल हेड ऑन सीधा टकराएगा।
अगर जमीन से किसी कोण पर कोई गेंद जाएगी तो प्रत्यास्थ टक्कर में क्या वो सीधी यहाँ आती है क्या? तो यहां से ये जा यूं रही है तो टकरा के यूं ही तो आएगी। ऐसा तो नहीं टकरा के वापस नहीं आ जाएगी। अगर ये दीवार कहाँ रखता, बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच, तो कैसी टक्कर होती, सम्मुख। और सम्मुख टक्कर से बिल्कुल पीछे वेग मिल जाता और शायद वहां मिल जाता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। क्वेश्चंस अपन ने क्लास में जो देखे थे लास्ट, कुछ घर पे करने को दिया था एक आध सवाल। लास्ट में अपना क्वेश्चन दिखाना क्लास का। यही वाला था, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे देखो, यहां पर ये 20 मीटर की ऊंचाई है और एक गेंद को जो कि 2 केजी की गेंद है वहां से 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है क्षितिज, और ये गेंद यहां से इस तरीके से जाती है। और आपको बताना है कि अगर E बराबर 1/2 है तो ये गेंद टकराकर कुछ इस तरीके से उछलना शुरू करेगी, आगे ना। तो टक्कर के बाद इसका वेग बताना है। अपनी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, मंडे वगैरह जो भी, तो अपन मॉड्यूल डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 और 3 है ना, ईएलपी हो ही चुकी है। तो एक्सरसाइज 1 और 3 आप कंप्लीट निपटा ले, जो भी उसमें डाउट्स वगैरह है उनको प्रॉपरली लिख के रख ले। वैसे हमारा शायद ध्यान जहाँ तक कोलिजन के पहले तक का तो हो चुका था डिस्कस। अगर वो देख लेंगे जो भी है जैसा भी है।
थोड़ा थोड़ा आइडिया यहां पर मैं आपको बता दूं कि क्षैतिज वेग, हमने जैसा पहले भी बात की कि क्षैतिज वेग परिवर्तित नहीं होगा। और आप यहाँ पर थोड़ी बात ये समझते होंगे कि यहाँ पर जो भी वेग है वो किस दिशा में, क्षैतिज में, तो प्रारंभ में ये ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा बेटा, 0। तो जब ये गेंद यहां से यहां तक ऊर्ध्वाधर कितना गिर जाएगी, 20 मीटर, तो इसका ऊर्ध्वाधर वेग निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, √2gh। क्योंकि ऊर्ध्वाधर में शून्य वेग से h ऊंचाई से जब किसी वस्तु को गिराया जाता है तो h ऊंचाई गिरने के बाद उसका ऊर्ध्वाधर वेग ये हो जाता है, और गेंद का क्षैतिज वेग अभी भी क्या रहेगा, 20। और मैं जानता हूं कि सतह के अनुदिश वेग में कोई परिवर्तन आना, क्योंकि बल जो भी लग रहा है वो इस टक्कर की रेखा के अनुदिश लग रहा है, और टक्कर की रेखा कैसी है, सतह से लंबवत। दीवार वगैरह के लिए हमने दूसरी तीसरी बार ये बात मैं कह रहा हूं शायद से, कि जो भी कोई टक्कर की रेखा है वो धरातल अगर यहां पर है और धरातल से गेंद कैसे भी आकर टकराती है, उसका केंद्र और धरातल का लंब ऐसे ही होता है। यानी जो संवेग में परिवर्तन होगा गेंद का वो इसी अक्ष के अनुदिश होगा, इस दिशा में कोई बल, इसीलिए यहां पर ये वेग क्या मान लिया हमने, कांस्टेंट। और जो वेग यहां पर u से अगर आती है तो टकरा के EU से लौट जाती है, तो आने वाला वेग क्या है, √2gh। तो ये वेग क्या हो जाएगा, E गुणा √2gh। तो यहां से मैं क्या ऊर्ध्वाधर ऊपर वाले वेग को क्या लिख सकता हूं, E मतलब, और √2 × G × h, कितना, 10। तो हम क्या यहां से आइडिया लगा पाएंगे बेटे कि अब को ये यहां से v वेग से गति करेगी, और ये v वेग निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, v बराबर √x दिशा में वेग का स्क्वायर प्लस y दिशा में वेग का, कितना आ जाएगा, 10√5, x वेग 20 का स्क्वायर 400, y वेग 10 का स्क्वायर 100, और 500 में से क्या करें, 100 बाहर ले लें तो 10√5 मीटर पर। मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर जब हमने उस 20 मीटर की ऊंचाई से गेंद को फेंक दिया, वो गेंद गई, ई दिया हुआ है गेंद और धरातल के बीच का, टप्पा खा गई गेंद, टप्पा खा के वेग जो है, इन वेगों में बताओ मुझे, तो मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग यहां से बात अगर ये है कि ये वेग 20 के साथ कोई असंतुष्ट है कि सर 20 नहीं समझ आ रहा, या ये 20 ही क्यों रहा, ये कम या ज्यादा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटे वेग को परिवर्तित होने के लिए या संवेग को परिवर्तित होने के लिए क्या चाहिए, बल। और क्षैतिज में पूरा न्यूटन लॉ अपन देख लिए बेटा, क्षैतिज में अगर कोई बल हो सकता था तो कौन हो सकता था, घर्षण। यहां हमें घर्षण की कहीं कोई डिस्कशन ही नहीं कहा है या हमने नगण्य माना है। तो क्षैतिज दिशा में जब कोई बल ही नहीं है, जो भी बल है अभिलंब वगैरह वो सब लंबवत है, तो क्षैतिज दिशा में बलों की अनुपस्थिति के कारण टक्कर के बाद भी वेग क्या रहेगा। अब जो अभिलंब के लंबवत यानी अभिलंब के अनुदिश जो बल है, उन बलों के कारण वेग कैसे परिवर्तित होते हैं, कोलिजन ने हमें सिखाया कि अगर आने वाला वेग u है तो जाने वाला वेग EU हो जाएगा अभिलंब के अनुदिश प्रत्यास्थता गुणांक की मदद से। मेरा सवाल यहां से क्या है, मैं उस पर आपको बताता हूं। मैं चाहता हूं कि ये दूसरा जो यहां से पहली कोलिजन के बाद ये ऐसे गया है ना बेटा, ये ऐसे गया है तो यहां पर कहीं पर गिरेगा, तो मैं जानना चाहता हूं तो कि अगर मैं इसे r डैश कह देता हूं, इस ऊंचाई को h डैश कह देता हूं, और यहां से यहां तक के लगे समय को t डैश कह देता हूं, तो वो तीनों चीजें निकालो, r डैश, h डैश, t डैश।
तो फॉर्मूले कुछ ऐसे होते हैं कि मैंने कहा कि अधिकतम ऊंचाई और आवर्त का सॉरी अधिकतम ऊंचाई और उड्डयन काल किस बात पर निर्भर करता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर वेग पर। और क्या होता है अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला? ऊर्ध्वाधर वेग का स्क्वायर बटे 2g। उड्डयन काल का फॉर्मूला 2 गुणा ऊर्ध्वाधर वेग बटे, और परास का उस दिन भी अपनी बात हुई थी परास को लेकर, यहां पर जो क्षैतिज वेग है उसे किससे गुणा करना होता है? कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी मतलब 2uy/g, और उसको किससे गुणा कर दिया? क्षैतिज वेग से। और देखा जाए तो यही फॉर्मूला जो आप जानते हैं उसके रूप में बनता है। शायद आप ये जानते हैं ना, u² sin 2θ/g, या इसी को आप क्या कहते हैं? u² sin²θ/2g, या इसी को आप क्या कहते हैं? 2u sin θ/g। पर फिलहाल मैं इसी रूप में फॉर्मूलों को अप्लाई करने का प्रयास करूंगा। और इसी रूप में मैं फॉर्मूले इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे पास क्षैतिज घटक है कि नहीं है? 20। ऊर्ध्वाधर घटक 10 बटे जी। जी कितना? 10। कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर आस आ जाएगी। ऊंचाई बोलो। तो हम यहां से ऊर्ध्वाधर वेग कितना देख रहे हैं? uy 10, 10 का स्क्वायर बटे 2g यानी 20। कितना आ जाएगा? 5। उड्डयन काल यहां से कितना आ जाएगा? 2। uy कितना है बेटा यहां पर? 10 गुणा सॉरी डिवाइड 10, 2 सेकेंड। ये फॉर्मूले फिर से ऐसा कैसे ही लिख लो। बढ़े आगे। चले। एक क्वेश्चन और मैं यहां पर बताता हूं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक गेंद को क्षैतिज से थीटा कोण और यू चाल से फेंका जाता है, और ये यहां पर इस तरीके से आती है। प्रत्यास्थता गुणांक ई है। ये यहां से यहां तक आर। फॉर्मूले के टर्म में बोलूं तो पूछू तो क्या लिखोगे इसे? 2ux/uy/g। ये h फॉर्मूले के टर्म में बोलो तो uy², और यहां से यहां तक आने का समय मैंने यहां लिख दिया t। और t कितना हो गया? 2uy/g।
टकराई, है ना। इस पहले टप्पे के बाद कुछ ऐसे जाएगी बेटा, और एक थोड़ा छोटा, अपने को एक होता है ना, आपने देखा होगा यार, वो जब पानी पर ऐसे पत्थर फेंकते हैं, है ना, और पत्थर फेंकते हैं ना तो पत्थर जाता है, पहली बार टप्पा खाएगा यूं, फिर दूसरे में यूं, फिर यूं, फिर यूं, यानी आगे के टप्पे छोटे होते जाते हैं। कारण यहां पर क्या होता है कि नहीं, एनर्जी लॉस तो होता ही है, हम फिलहाल यहाँ बात कर रहे हैं दूरियों के साथ। कारण यहां पर यह होता है कि जब हम इस पूरे परास में बात करेंगे तो पहले हमारे को जो पानी और उस पत्थर के बीच में टक्कर होगी, उस टक्कर के साथ प्रत्यास्थता गुणांक 1 से कम मिलेगा। तो अगला प्रत्यास्थता गुणांक के हिसाब से अगला जो प्रोजेक्टाइल बनेगा वो थोड़ा कम ऊंचाई का बनेगा, फिर और कम ऊंचाई का, फिर और कम ऊंचाई का, और जल्दी जल्दी पहला टप्पा खाता है थोड़ा सा बड़ी देर में, फिर जल्दी 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 टप्पे खाते जाता है। तो वही है, हम यहाँ से इस दूसरे को कुछ ऐसे दिखाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं इस वाले को अगर मैं रेंज को R1, टाइम को T1 और अधिकतम ऊंचाई को H1 कह दूं, तो मुझे रेंज R के टर्म्स में, टाइम T के टर्म्स में और H1 H के टर्म्स में कितना मिलेगा, ये समझे। जैसे हमने पहले फॉर्मूला निकाला था ना, H के टर्म में दूसरी ऊंचाई H1, फिर क्या आई थी वो E²H0, वैसे ही कि रेंज पुरानी रेंज की तुलना में कितना गुना यहां पर अपने को मिलेगी। शुरू करो, सोचो। जैसे एक में करके बता देता हूं, सबसे पहले मैं टाइम के लिए सॉल्व करके बता देता हूं। मैं जानता हूं समय किस पर निर्भर करता है बेटा, यू साइन थीटा, यानी यू वाई पर, आके ना। और हम जानते हैं जब ये यहां से यू करके आएगा तो इसका नीचे ये वेग क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब टक्कर के बाद यहां पर इसका ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा, ई यू साइन थीटा। तो पहला अगर यहां पर मैं ये इसका उड्डयन काल लिखता तो क्या लिखता, 2u(y/g). अभी इसका ये वेग क्या हो चुका है, e गुणा यू वाई, हाँ या ना। तो अब यहां पर ये उड़ान का समय कितना हो जाएगा, 2u(y/g), और मैं e अलग करके इस 2u(y/g) को क्या लिख सकता हूं, t या t0। तो मैं बाकी R1 और H1 के बारे में एक बार कंपैरिजन करो कि वो क्या होंगे। आर में क्या आएगा, ई या ई², ई आर, क्योंकि रेंज जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटे, 2ux। अब ux में कोई परिवर्तन, और ऊर्ध्वाधर वेग ई गुना हो गया, तो 2ux E(uy/g), और ई अलग अगर मैंने कर दिया तो 2ux(uy/g), यानी R0। और h में क्या होता है बेटा, uy, और uy यहां पर क्या है, E(uy)² अपॉन
2g, और ई स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, और वही क्या है, एच नॉट। चले आगे एक और सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लो, ए बॉल, हिंदी में लिखते हैं, एक गेंद को, एक गेंद को क्षैतिज से, एक गेंद को क्षैतिज से 53 डिग्री कोण के साथ 50 मीटर प्रति सेकंड वेग से, 50 मीटर प्रति सेकंड वेग से फेंका जाता है। यह 2 सेकंड बाद, यह 2 सेकंड बाद एक दीवार से टकराती है। तो ज्ञात करो, तो ज्ञात करो दीवार से, दीवार से पुनः धरातल पर आने में लगा समय एवं क्षैतिज दूरी, एवं क्षैतिज दूरी क्या होगी। अब इसे सॉल्व करें इसके पहले मैं चाहता हूं कुछ मेरी बातों को एक बार गौर से सुन लें। यहां इस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमें इस गेंद को 50 मीटर प्रति सेकंड से फेंकने का जो मौका मिला है, और कितने कोण से, 53 डिग्री, उसमें से ये क्षैतिज वाला घटक क्या हो जाएगा बेटे, 30, और ये वाला 40। और इसको देखा जाए तरीके से तो ये अपना कुछ ऐसा पथ बनता, अगर दीवार नहीं होती तो एग्जैक्टली ऐसा पथ बनता, ये कुछ आर होता वगैरह सारी बातें होती। पर अभी हमने क्या देखा है कि यहां पर हमें एक दीवार मिली, कहा, कहीं कुछ इस जगह पे। कैसे पता लगा ये जगह, ये देख लेंगे क्या होगा कैसे होगा। सबसे पहली मुद्दे की बात यहां पर ये आती है कि मुझे 2 सेकंड पर दीवार यहां पर अगर मिली है तो सबसे पहला काम अपन कर लेते हैं कि समय के हिसाब से ही मुझे पता लगा कि दीवार कहां पर ये रखी हुई थी, क्योंकि मैं जब कुल उड्डयन काल निकालने गया तो कुल उड्डयन काल कितना, 2 u y 40 अपॉन g,
कितना? यानी अगर मैं इस दीवार को भूल जाऊं थोड़ी देर, और ये देखो कि यहां से यहां तक का कुल समय, यहां से यहां तक का कुल समय, और दीवार तो कहां आ गई, टी बराबर 2 पर ही आ गई। नहीं सही है, यहां तक का बैठ। अब जो दीवार यहां 2 पर ही आ गई है, अब मैं उसकी कुछ बातें आपको बता देता हूं कि क्षैतिज वेग, मैंने क्या कहा, प्रक्षेप गति में क्षैतिज वेग में कोई परिवर्तन, यानी ये वाला वेग अभी भी, और ये वाला वेग जो 40 है 1 सेकंड बाद, 30 2 सेकंड बाद, ऊर्ध्वाधर वेग गुरुत्वीय त्वरण 10 के कारण प्रति सेकंड 10 से, तो जो 40 ऊर्ध्वाधर वेग से हमने इसे प्रक्षेपित किया, 1 सेकंड बाद 30, दूसरे सेकंड बाद 20 बचेगा। और इस वेग के कारण अब देखो ये दीवार ऐसे, और ये यूं टकरा रहा है, हाँ कि ना, तो टकरा के जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे भाई जो भी यहां दीवार का अभिलंब है, उससे अगर ये यूं टकरा रहा है तो टकरा के यूं ही तो जाएगा ना भाई। तो टकराने के बाद मैंने क्या कहा कि दीवार के अनुदिश वाला वेग परिवर्तित, तो टक्कर के बाद ये वाला घटक कितना था, पहले कितना था 20, अभी भी कितना रहेगा? और हमने यहां पर एक चीज और मिस कर दी, ई बराबर 1/2 है। अब आप इसे आगे सॉल्व करें। हाँ नहीं, फिर से देखो, ध्यान से सुनो। यहां पर मैं आपको पहले तो सबसे पहले क्या यहां पर पता करने की सलाह दिया, मैंने कहा समय पता कर लेते हैं, ताकि मुख्य मुद्दा यह है कि जो 2 सेकंड के बाद दीवार टकरानी है, दीवार से टकराना है, वो दीवार आ भी रही है अपने रास्ते में या नहीं आ रही है। तो मुझे पता लगा कि यार इसका उड्डयन काल जो है वो 8 सेकंड है।
और 8 सेकंड है, उसमें से 2 सेकंड बाद ही ये दीवार से टकरा जाएगा, और 2 सेकंड बाद दीवार से टकरा जाएगा, यानी अधिकतम ऊंचाई से भी पहले ही दीवार यहां पर प्रतिस्थापित की गई है। और दीवार के साथ बस मुझे दो बातें ध्यान रखनी है कि दीवार के समांतर वाला वेग परिवर्तित, दीवार के समांतर वाला वेग परिवर्तित, और दीवार के लंबवत वाला वेग पलटकर E इंटू यू हो जाएगा। तो जो यहां पर ये वाला वेग था, ये वाला वेग जो 40, 30 और टक्कर के ठीक पहले कितना हो गया था 20, वो टक्कर के ठीक बाद भी कितना रहेगा 20, और ये क्षैतिज वेग जो 30 था ये टकरा कर यहां क्या हो जाएगा 15, है ना। E1/2 तो ये हो गया 15। अब इस 15 के साथ ये यूं चलेगा और यहां पर कहीं पर गिरेगा, हाँ के ना। अब आप जानते बेटा, अगर इसका ऊपर की तरफ वेग कितना है तो एक और सेकंड बाद 10, एक और सेकंड बाद 0, तो ऊपर जाने का कुल समय कितना हो गया 2 और 2 4, तो नीचे भी कितनी देर में आएगा 4। तो यहां से यहां तक आने में समय कितना लगेगा, यानी अगर मैं इसे T2 कह दूं तो ये कितना लगेगा बेटा 6 सेकंड। जहां दीवार से टकराने के पहले का T1 कितना था 2 सेकंड। ईएलपी के सवाल में भी मैंने आपको बताया था कि T1 प्लस T2 बराबर कैपिटल टी। तो अगर यहां पर सवाल में T1 2 सेकंड दिया है और मुझे T2 ज्ञात करना है तो कैपिटल टी कितना है 8, तो हम T2 वहां से भी निकाल सकते हैं 6। अब आप जानते हैं क्षैतिज दिशा में वेग कितना आया बेटा 15, और क्षैतिज विस्तार या क्षैतिज परास जिसको अपन कहते हैं, या क्षैतिज विस्थापन जिसको अपन कहते हैं, वो क्षैतिज विस्थापन किस बात पर निर्भर करता है, तो आपको मैंने बताया था बेटा क्षैतिज वेग गुणा समय। और टक्कर के बाद इसका क्षैतिज वेग कितना है 15, और टक्कर के बाद समय कितना है 6, तो दीवार से कितना मीटर पीछे गिरेगा 90 मीटर। दीवार नहीं होती तो आगे कितना गिरता ये वाला भी मुझे बता दो। दीवार नहीं होती तो आगे कितना गिरता ये भी मुझे बता दो। दीवार नहीं होती तो क्षैतिज वेग कितना होता 30, 15 नहीं होता 30 ही होता। वो तो दीवार के कारण 30 क्या हो गया 15, तो कितना गिरता 100। अरे यहां से यहां का समय कितना होता 6, यहां से ये क्षैतिज वेग कितना ही था, तो कितना होता 30 गुणा 6, नहीं सही है। ठीक है, मेरे हिसाब से काफी इतनी बातें, इससे ज्यादा इसका यूज होता नहीं है। आपको मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बातें पिछले 4 सवालों में 5 सवालों में यही समझ आई होगी कि हमें अविलंब के अनुदिश ही वेग परिवर्तित करना है ई गुणा यू। दीवार या सतह के समांतर वाले वेग में कोई परिवर्तन नहीं करना है। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। बड़े
देखो, बात यहां पर साधारण सी कुछ ऐसी रहनी है कि जब किसी निश्चित बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं ओ, और यहां से किसी नियत दूरी आर पर, किसी नियत दूरी आर पर बने रहते हुए यहां से जब आप चलना शुरू करते हैं, यानी प्रत्येक स्थान पर आपकी उस निश्चित बिंदु से दूरी क्या ही रहेगी, सेम। और इस प्रकार से जब आप घूमते जाते हो, घूमते जाते हो, तो उस स्थिति में जो पथ बनता है वो वृत्तीय पथ बनता है। और कुछ बातें यहां पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब भी हम वृत्तीय पथ पर चलते हैं तो हमारा ये जो यहां, जैसे मान लो कोई कण यहां पर है, ये कण मैंने यहां बना दिया जो घूम रहा है, और जो केंद्र है, जो निश्चित बिंदु है, वो मैंने यहां बना दिया। तो इस निश्चित बिंदु यानी केंद्र को उस कण से मिलाने वाली उस दिशा को क्या कहते हैं बेटा, त्रिज्य दिशा। उसको कहते हैं त्रिज्या या त्रिज्य दिशा। और उस दिशा में जब वो चल रहा होता है कण, तो वो कुछ इस दिशा में चल रहा होता है। उस बिंदु पर जब वो चल रहा है, जैसे ये कण यहां पर आ जाएगा, तो ये तो त्रिज्य दिशा हो जाएगी आर सदिश। और जब ये यूं घूम रहा होगा तो इस क्षण पर इसके पास जो वेग होगा वो कुछ ऐसा होगा। और जो वेग यहां पर होता है वो किस दिशा में होता है, स्पर्श रेखीय दिशा में। स्पर्श रेखीय दिशा। और इस प्रकार से ये लगातार जब भी चलेगा, यानी जब जब उस किसी भी बिंदु को, उसकी स्थिति को उस केंद्र से मिलाने वाली रेखा से 90 डिग्री बनाते हुए जब भी वो चलता जाएगा, लगातार हर क्षण 90 डिग्री बनाते हुए जब वो चलेगा, तो निश्चित रूप से एक वृत्तीय पथ बनाएगा। अब इसमें बात ये होती है कि जब हम काइनेमेटिक्स की बात किया करते होंगे तो छोटी छोटी सी बातें होती है कि जैसे एक मूल बिंदु होता होगा, और उस मूल बिंदु से ही मुझे सब कुछ नापना है। जैसे कोई 2 मीटर आगे है, तो मुझे पता है कि हाँ, यहां से इसकी स्थिति 2 मीटर है। कोई 4 मीटर पर है, उसका स्थिति 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे। इस मूल बिंदु से पीछे है तो हम उसको कहते हैं -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे। अब जब वृत्तीय पथ की बारी आती है तो वृत्तीय पथ में एक दुख रहता है। वो दुख क्या रहता है, दुख बोल दो या अच्छी बात बोल दो, कि यहां पर जब मैं यहां से घूम कर वापस यहां आ जाऊंगा, तो अगली बार मुझे यही रास्ता दोबारा चलना है। यानी वृत्तीय जैसा स्थिति में तो क्या होता है, एक रेखीय गति में तो कोई कण आगे जा रहा है तो आगे 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 जाता जाएगा, x बराबर 10, 20, 30, 50, 100 बढ़ता ही चला जाएगा। पर यहाँ कोई कण अगर घूम रहा है, जैसे यहाँ पर इसने घूमना शुरू किया यहाँ से, तो ये घूमना शुरू करेगा तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब ये वापस वहीं आ जाएगा, और ये वापस वहीं आ जाएगा। और इन स्थितियों को समझने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ चीजें निर्धारित करते हैं। ये अपना हो जाएगा रेफरेंस एक्सिस। जैसे रेखीय गति में हमारा रेफरेंस कौन होता है बेटा, मूल बिंदु। यहां पर ये रेफरेंस एक्सिस कौन हो जाएगी, अपनी धनात्मक एक्स अक्ष। इस अक्ष से जब भी कोई यहां पर घूमता हुआ, मान लो यहां पर बिंदु पी पर पहुंचता है, तो जो भी बिंदु इस रेफरेंस अक्ष से बिंदु पी ने इस दिशा में इसको क्या कहते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्ती। तो इस रेफरेंस लाइन से वामावर्ती दिशा में जितना भी कोण बना होगा उसी को हम यहां क्या कह देते हैं, प्लस थीटा। और इसी रेफरेंस लाइन से अगर ये दक्षिणावर्ती घूमता है और जितना भी कोण बना होगा उसे क्या कह दिया जाएगा, तो यहां वामावर्ती दिशा में हम क्या लेते हैं, कोण प्लस। जैसे यहां से आगे जाने पर स्थिति क्या लेते हैं, +x। इधर जाने पर क्या लेते हैं, ऐसे ही वामावर्ती जाने पर प्लस थीटा, और यहां ऐसे दक्षिणावर्ती जाने पर। और सुनिएगा, यहां से जब मान लो हमारा कोई कण ऑलरेडी पी स्थिति पर है और वो पी से क्यू जाता है,
तो हम यहां एक बिंदु से इस परिधि पर दूसरे बिंदु पर जाने को क्या कहते हैं बेटे? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन। इस रेफरेंस लाइन से अगर हम पहले बिंदु P पर हैं तो माना हमारा कोण कितना है? थीटा 1। और जब हम बिंदु Q पर आ गए तो कोण कितना हो गया? मान लो थीटा 2। तो जो यहाँ P से Q का विस्थापन हुआ उसे क्या लिखा जाएगा? डेल्टा थीटा। और ये डेल्टा थीटा यहां पर हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब इस डेल्टा थीटा के लिए भी बात वही वापस वही है कि अगर डेल्टा थीटा जो पी से क्यू नाप रहे हैं तो पी से क्यू जाने में यदि मुझे कैसा घूमना है बेटा? वामावर्ती घूमना है, तो ये डेल्टा थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वामावर्ती घूमूंगा तो कौन बड़ा रहेगा? और थीटा 1 छोटा रहेगा। तो उस स्थिति में मुझे हमेशा ये डेल्टा थीटा धनात्मक मिलेगा, यानी धनात्मक डेल्टा थीटा। यानी हम यहां से कुछ इस प्रकार से वामावर्ती घूमते नजर आ रहे हैं। और अगर ये ऋणात्मक हो जाता है डेल्टा थीटा तो हम यहां से कैसे नजर आएंगे? दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज घूमते नजर आएंगे। और बात यहां पर ये रहती है कि ये जो डेल्टा थीटा है ना बेटा, डेल्टा थीटा, इसको नापेंगे तो है तो क्या ये कोणों का अंतर ही। तो इसकी जो इकाई हो जाएगी वो इकाई क्या हो जाएगी? रेडियन या डिग्री। इसकी दूसरी इकाई यहां पर अपन रेडियन या डिग्री में मापते। मेन बात यहां से एक जो आती है वो ये आती है कि जब कभी भी हम वृत्तीय गति की बात करते हैं तो ये जो डेल्टा थीटा रहता है, ये डेल्टा थीटा यहां पर अदिश राशि रहेगी। यानी जब ये कोणीय विस्थापन थोड़ा मात्रा में बड़ा होगा। एक दो प्रकार की चीजें चलेंगी, गौर से समझना। एक तो जैसे मान लो यहां ये 30 डिग्री से चलकर 40 डिग्री तक गया, तो 30 डिग्री से 40 डिग्री तक गया तो हमें वो कोण कितना नजर आया? 10। यानी जब भी अपने को यहां पर किसी अंतराल की बात की जाएगी, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, यानी जब हम बड़े अंतरालों की बात करेंगे तो बड़े अंतरालों में जो कोण तय किया जाएगा, जिसको अपन वास्तव में एक बड़ा कोण मान सकते हैं, तो बड़े कोण जो भी होंगे वहां पर वो क्या होंगे? अदिश राशि होंगे। बड़े कोण अदिश। परंतु जब यहां पर हम कहते हैं ना, जैसे मैं बात करता हूं जब अवकलन की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? dx/dt या dy/dt, या वेग के लिए लिखते हैं तो dv/dt। इस प्रकार से जब यहां पर हम किसी कोण में परिवर्तन के लिए लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी, क्या लिखेंगे? डी थीटा बाई डी टी। यानी डी थीटा क्या हो जाएगा? बहुत अल्प समय में, अत्यल्प समय में अत्यल्प विस्थापन, यानी अल्पांश। इन शॉर्ट क्या कहना चाहता हूं? अल्पांश। तो वहां पर जब हम इस कोण को डी थीटा के रूप में लिखेंगे तो ये डी थीटा क्या होगा बेटा? सदिश। ये डी थीटा जो भी अत्यल्प कोण होगा ये एक सदिश राशि होगी। तो आपको यहां पर फिलहाल क्या क्या लिखना है, बेसिक जो बातें हैं। एक तो ये फिगर बनाकर सिंपल यहां पर ये वामावर्ती दक्षिणावर्ती में पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो, दिशा त्रिज्य दिशा और ये स्पर्श रेखीय दिशा लिख लो, और इसको रेफरेंस एक्सिस पॉजिटिव। वृत्तीय गति हेडिंग के अंदर ही ये कुछ बातें हैं जो लिख लो आप। इनको ऐसा भी लिख लो, वामावर्ती मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज।
ये डिग्री रेडियन वगैरह अपने को पता है ही कि अगर कोण नापना है तो सिंपल बात यहाँ पर हो जाती है कि रेडियन डिग्री दोनों में दे दिया जाता है। कभी कभार आगे क्योंकि सवाल भी आएंगे कि कोण देने में वो एक और तरीका आजमाता है, चक्करों की संख्या, 2 चक्कर, 4 चक्कर, 5 सेकंड में 10 चक्कर। अब 5 सेकंड में 10 चक्कर, तो चक्कर मुझे पता करने हैं कि चक्कर का मतलब कितना कोण। तो हम जानते हैं एक चक्कर बराबर 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। तो उसी के आधार पर हमसे कह दिया जाएगा कि 4 चक्कर चल लिया, 10 चक्कर होने के पश्चात, 9 चक्कर होने के पश्चात, तो हमें पता लग जाएगा कि अगर मुझे उसे कोण में ज्ञात करना है, रेडियन में ज्ञात करना है, तो मैं 2 पाई से गुणा कर दूंगा। हाँ कि ना। और डिग्री वगैरह में बहुत कम हमें पता करना होता है, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई पद्धति में जो हमारा कोण का मापन है ना, वो रेडियन में चलता है। तो ज्यादातर हम वहां रेडियन यानी 2 पाई के रूप में बात करते हैं। डिग्री वगैरह में तो हमें क्या होता है, डिग्री में हमारे लिए सोचना आसान होता है, हमारे लिए उस कोण को थोड़ा सा उसका अंदाजा लगाना, उसको उसको समझ पाना आसान होता है, इसलिए हम डिग्री में बात कर लेते हैं। और ज्यादातर हम जो भी कोशिश करते हैं वो रेडियन में परिवर्तित करने की करते हैं। तो यहां तक की बात आपने लिखी होगी। अब मैं आपको समझाता हूं, एक बार मैं ओवरव्यू फिर से दे देता हूं, मुद्दा क्या चलेगा। बेटे अल्टीमेटली मुझे कहां से कहां जाना है, मैं आपको एक छोटी तुलनात्मक स्टडी से बताता हूं। सिंपल काम यहां यह रहेगा कि जब हम रेखीय गति की बात करते होंगे, रेखीय गति, रेखीय गति में हमें यहां पर सोचने वाली जो बातें होती है वो होता है सबसे पहला मूल बिंदु, और मूल बिंदु के साथ अक्ष। अक्ष से धनात्मक दिशा में जितना जाऊंगा, मेरी स्थिति जिसको आप कहते हैं एक्स पोजीशन, वो बढ़ती जाएगी। एक होता है स्थिति में परिवर्तन, जिसको आप कहते हैं डेल्टा एक्स, जिसको आप क्या कहते हैं, वो बढ़ेगा या घटेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि x2 माइनस x1 में से कौन बड़ा है। अगर x2 बड़ा है तो मतलब मेरी स्थिति दूर जाती हुई है, मतलब मैं मूल बिंदु से और दूर जा रहा हूं। और अगर स्थिति मेरी डेल्टा एक्स नेगेटिव है, मतलब मैं मूल बिंदु की और आ रहा हूं। यहां वो बात क्या हो जाएगी, मूल बिंदु से दूर जाने का मतलब है यहां पर वामावर्ती दिशा में घूर्णन। यानी जब मैं बड़े कोण की तरफ जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, वामावर्ती जा रहा हूं, तो मुझे मेरा विस्थापन डेल्टा थीटा क्या मिलेगा, धनात्मक। और अगर मैं उल्टा घूम रहा हूं, यानी मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो मुझे मेरा डेल्टा थीटा क्या मिलेगा, नेगेटिव। डेल्टा थीटा किस बात पर निर्भर करता है, तो आप कहेंगे डेल्टा थीटा इस बात पर निर्भर करता है कि दिया गया समय अंतराल जो डेल्टा टी है, उस डेल्टा टी में मैं कहां से कहां गया। तो अगर डेल्टा टी एक देख सकने योग्य, माप सकने योग्य समय अंतराल है, तो उसमें जो कोणीय विस्थापन होगा, वो कोणीय विस्थापन भी मापने योग्य होगा, बड़ा कोण होगा। और वो कैसी राशि मानी जाएगी, अदिश। पर हम जानते हैं काइनेमेटिक्स में भी, बेसिक मैथ्स में मैंने पढ़ा, इसीलिए मैं बात कर पा रहा हूं कि हम जानते हैं काइनेमेटिक्स में भी हम बहुत ज्यादा समय तक इस डेल्टा टी समय पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि जैसे ही बात आती है तात्क्षणिक, कौन सी, हमें डेल्टा एक्स को डीएक्स लिखना पड़ता है, हमें डेल्टा वी को डीवी लिखना पड़ता है, वहां पर मुझे तात्क्षणिक परिवर्तन की दर की बात करनी पड़ती है। तो यहां पर भी यही होगा कि जैसे कि पंखा चल रहा है, मैंने पूछा 2 सेकंड में कितना कोण, तो आप बता देंगे 2 सेकंड में इतना, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। पर जब मैं वहां पर तात्क्षणिक कोण में परिवर्तन की दर की बात करूंगा, तात्क्षणिक कोण में परिवर्तन की दर की बात करूंगा, तो मुझे डेल्टा थीटा के बजाय डी थीटा बाई डी टी लिखना पड़ता नहीं। और फिर मैं वहां से ये कहना चाहता हूं कि जो जब हम अत्यल्प परिवर्तन यानी अल्पांशों की बात करेंगे, डी थीटा की बात करेंगे, तो वो क्या रहेगी, एक सदिश राशि। अब मुद्दा ये है कि ये डी थीटा जो सदिश राशि की हम बात कर रहे हैं, ये सदिश किस दिशा में होगा, ये सदिश होगा तो होगा कैसे, ये लिखा है यहां तक। तो हम यहां पर इस डी थीटा के लिए बात करते हैं, गौर से देखिएगा बेटा। डी थीटा कुछ इस प्रकार से मैं समझाना चाहता हूं
ये केंद्र, एक कण इस प्रकार से घूर्णन कर रहा है ऐसे, ये तल यूं है ऐसे, ये जो दिख रहा है ना ये यूं है, और ये कण यूं घूमता नजर आ रहा है, आ रहा है, मतलब मैंने शायद ये जो तीर बनाई ये यहां पर है और ये यूं घूम रहा है, और अगर ये यूं घूम रहा है तो मैं ऊपर से देखूंगा तो कैसा घूमता नजर आएगा, घड़ी की दिशा में कि घड़ी की विपरीत दिशा में, सोच लो, मैं आपके हिसाब से हो जाता हूं, बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। और अब ये एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमता नजर आ रहा है, और मैं बात करना चाहता हूं बेटे यहां पर उस अत्यल्प क्षण में इस कोण डी थीटा, जहां ये केंद्र O है, तो हम यहां पर जब इस डी थीटा के लिए दिशा की बात करेंगे तो सबसे पहली बात हमने जब वेक्टर पढ़ा था तब कहा था कि बेटा जब सर्कुलर चैप्टर शुरू होगा तो सर्कुलर चैप्टर में एक नया शब्द आना शुरू होगा जिसे हम कहेंगे अक्षीय सदिश। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये डी डी थीटा उन्हीं में से है, ये डी थीटा अक्षीय सदिश ही है, यानी इसकी दिशा जो होगी ना वो पथ के अनुदिश यूं नहीं होगी, इसकी दिशा इस घूमते रास्ते में जो अक्ष होगी, अक्ष कहां से पारित होगी, केंद्र से, और उस केंद्र से एक निकलने वाली, मतलब कण घूम कहां रहा है यहां, और उस घूर्णन का केंद्र कहां है यहां, और इस घूर्णन के केंद्र से अक्ष कहां नजर आएगी यहां, बिल्कुल केंद्र से निकलती हुई तल के लंबवत, बिल्कुल केंद्र से निकलती हुई तल के लंबवत। और यहीं से अपने को समझ में आएगा कि अब अक्षीय सदिशों में जो दिशा निर्धारित करने का नियम होता है वो होता है बेटा दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का। और यहां से जब हम इस घूर्णन की दिशा में अपनी उंगलियों को घुमाते हैं तो अंगूठा तल से ऊपर, तल से ऊपर तो तल से बाहर, और तल से बाहर की इस दिशा को बताने के लिए हम इस प्रकार से डॉट का इस्तेमाल करते हैं। और एक दूसरा होता है कि अगर ये उल्टा घूमता, उल्टा घूमता तो हमारा दाहिने हाथ की अंगूठे की उंगलियां, और जैसे ही नीचे जाती हम क्रॉस का इस्तेमाल करते, तो डॉट और क्रॉस, जिसमें से डॉट बताता है किस दिशा को, तल से बाहर। और यही चीज अगर इस प्रकार से मैं बना देता, ऐसे, तो ये हो जाता क्रॉस, तल से अंदर। कुछ एक दो चीजें हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहली, अभी आपने कहा कि अगर मैं, मुझे चक्करों की संख्या दी जाती है तो चक्करों की संख्या n है, तो कोण कैसे निकलेगा, कोण थीटा रेडियन में कैसे निकलेगा बेटा, 2 पाई को उस n से गुणा करते ही हमें रेडियन में कोण मिल जाएगा।
टाइम पीरियड आवर्तकाल क्या हो जाएगा बेटा? आवर्तकाल को हम परिभाषित कैसे करेंगे? एक पूर्ण चक्कर में लगा समय। और वो क्या फॉर्मूला बता रहा है भाई? क्या फॉर्मूला बता रहा है 2 पाई आर कुछ करके? ऐसा होता है नहीं, ऐसा होता है आवर्तकाल हमेशा हम डायरेक्ट किसी फॉर्मूले से नहीं देते। आवर्तकाल बताने के लिए अलग स्थितियां, अलग यहाँ पर हमें चीजें बताती है। पहली बात तो आवर्तकाल निर्धारित कब करते हैं? आवर्तकाल निर्धारित करते हैं कि जब कोई गति एक निश्चित समय में बार बार पूर्ण हो रही होती है, जिसको अपन कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। क्या कहते हैं बेटा? और एक समान वृत्तीय गतियों के लिए हम आवर्तकाल निर्धारित करते हैं तो कहते हैं 2 पाई, यानी एक चक्कर में कितना समय लगता है ना? तो फिलहाल यहाँ पर आवर्तकाल को हम कहते थे पूर्ण चक्कर चलने में लगा समय। पूर्ण चक्कर में लगा समय। और मैं लिख देता हूं एक समान वृत्तीय गति, क्योंकि सब समझदार हैं। तो एक समान वृत्तीय गति अगर यहां पर है तो हम आवर्तकाल टी बराबर एक चक्कर में बताओ कितना चल रहा है? 2 पाई। और हम किस वेग से चलेंगे? वी नहीं, ओमेगा। चलो अभी ओमेगा डिसाइड नहीं है तो अपन फॉर्मूले की बात बाद में कर लेंगे। पहले फिलहाल अपन यहां पर सिर्फ इतना लिख लो। इतना लिख लो आप, फिर अगली क्लास में देख लेंगे। मुझे आप एक तो एक्सरसाइज 1 और 3 कंप्लीट करके अगली क्लास में मिलेंगे। मॉड्यूल सब ले आना जब भी हमारी क्लास हो। और हाँ, शेड्यूल के हिसाब से पता लग जाएगा, मतलब पहली है, दूसरी है, तीसरी है, जो भी है, मॉड्यूल ले आना। इसके अलावा इसके अलावा और कुछ है हमारा डिस्कशन में बचा हुआ? ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ मोहनलाल, इधर आ भाई।